गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ जितने भी समूह हैं, जितने भी ग्रुप हैं इंटरनेशनल, उस सारे ग्रुप को मैं कवर करवा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप लोग भारत की कोई भी परीक्षा यदि आप देते हैं, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस या स्टेट की कोई भी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही साथ इतना ही नहीं बल्कि आप सीजीएल, एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे, तो जितने भी और आप प्रिपरेशन कंपटीशन के प्रिपरेशन होते हैं, यदि आप कर रहे हैं तो उसमें सभी में एक तरह से यह ऑर्गेनाइजेशन कारगर सिद्ध होंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपको एक तरह से सही से पता न चल पाने के कारण आपका क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस समय मैं पूरे जो भी संगठन को मैं उठा रहा हूँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को मैं पिकअप कर रहा हूँ, आप ये समझिए कि इतने और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। उसका साइंटिफिक रीजन ये है दोस्तों कि पूरा मैं कवर करा रहा हूँ, आपको इससे इतर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको इससे इतर जितना भी कवर करवाया जाए, इससे इतर आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इससे इतर है भी नहीं कुछ, ठीक है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे बिम्स्टेक के बारे में, लेकिन उससे पहले कि मैं आपका एक बार रिवीजन करवाना चाहूँगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था सार्क देशों के बारे में पढ़ा था, सार्क संगठन के बारे में पढ़ा था। आइए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि सार्क संगठन क्या है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों, सार्क संगठन का फुल फॉर्म होगा, सार्क का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन दोस्तों। जिसके जिसके सदस्य कितने हैं? 8 सदस्यों का यह एक समूह है। और कौन कौन से सदस्य हैं, कौन कौन से देश सदस्य हैं? अफगानिस्तान और बांग्लादेश और भूटान और इंडिया और मालदीव और नेपाल और पाकिस्तान और आपका श्रीलंका दोस्तों। आप ये समझिए जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सारे सार्क संगठन के सदस्य हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरी चीजें मैंने आपको इसमें बताया था दोस्तों कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय क्या था दोस्तों? इसका मुख्यालय है काठमांडू, यानी कि नेपाल की राजधानी, ठीक है। काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी में इसका मुख्यालय है। दूसरी चीजें मैंने आपको बताया था कि यह एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यह ऐसा संगठन है जो आर्थिक रूप से काम करता है सदस्य देशों के बीच में, और राजनीतिक रूप से यह काम करता है। दूसरी चीज़ें मैंने आपको मैप के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप याद कर सकते हैं, उत्तर में आपके अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, भूटान, फिर एक तरह से आपका भूटान, नेपाल, फिर आपका बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, और इतना ही नहीं मालदीव भी इसके सदस्य हैं, और भारत तो है ही इसका सदस्य दोस्तों। मैंने आपको ये भी बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पर्यवेक्षक राज्य में कौन कौन से राज्य हैं पर्यवेक्षक सदस्य में। उसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सदस्य राज्य और पर्यवेक्षक राज्य में अंतर क्या है दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था इसका उद्देश्य क्या है, किसका? सार्क संगठन का उद्देश्य क्या है। तो सारे उद्देश्य के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया था। अभी हाल ही में यह चर्चा में क्यों रहा? कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए यह चर्चा में आया था, जिसमें पहली बार वर्चुअल तरीके से यानी कि बैठक हुई वर्चुअली के माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था कि जिसमें प्रधानमंत्री जी ने, एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने जो पहल की शुरुआत की है, उसका सभी राष्ट्र देशों ने यानी कि सभी सदस्य देशों ने क्या किया? उसका स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने क्या एक तरह से इनिशियल स्टार्ट, क्या मतलब किस पहल की शुरुआत की थी? तो इन्होंने क्या कहा था कि कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी फंड डॉलर देने की घोषणा की थी दोस्तों। तो सभी देशों ने कुछ ना कुछ अपना फंड दिया है।
फिर मैंने आपको बताया था। तो आइए आप जानते हैं, आज हम जानते हैं कि बिम्स्टेक क्या है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके कौन कौन से सदस्य हैं, इसके कौन कौन से देश सदस्य हैं दोस्तों। तो कौन कौन है, बांग्लादेश, फिर आपका भूटान, फिर आपका इंडिया, फिर आपका म्यांमार, फिर उसके बाद नेपाल, फिर उसके बाद आपका कौन सा दोस्त है, श्रीलंका, फिर आपका थाईलैंड है। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ थाईलैंड है लेकिन मालदीव यहाँ पर नहीं है, यानी कि बिम्स्टेक में मालदीव नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, जहाँ पर आपका थाईलैंड है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है। बिम्स्टेक का बात करें, बिम्स्टेक का जिसका पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग का यह एक उपक्रम है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में यदि हम बात करें तो वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीप देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। यह कैसा संगठन है, यह बंगाल के जो तटवर्ती क्षेत्र में या समीप देश हैं उनका एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। तो कौन सा संगठन है, यह आर्थिक सहयोग संगठन है। कौन सा, बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक क्या है, आर्थिक सहयोग संगठन है। कहाँ, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास क्षेत्र में जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, जो तटवर्ती क्षेत्र के पास देश हैं, उनका यह एक आर्थिक सहयोग संगठन है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि बिम्स्टेक के गठन में कब इसका गठन किया गया था और इसका पहले नाम क्या था, बिम्स्टेक का पहले क्या नाम था, और इसमें पहले कितने सदस्य थे और अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह उप क्षेत्रीय संगठन वर्ष 1997 में बैंकॉक की घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। तो बैंकॉक में 1997 में घोषणा हुई थी, जिसके माध्यम से बिम्स्टेक जो है अस्तित्व में आया दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रारंभ में इसका गठन 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था। पहले क्या हुआ था, पहले जब इसका गठन किया गया था तो सिर्फ और सिर्फ केवल 4 सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिनका संक्षिप्त पहले नाम था बिश्टेक था। इसका बिश्टेक पहले नाम था, जिसमें कौन कौन से देश थे, बांग्लादेश और भारत और श्रीलंका और थाईलैंड। कौन कौन से सदस्य राष्ट्र थे, पहले 4 ऐसे सदस्य राष्ट्र थे जिनका नाम था बिश्टेक, बिस्ट इकी यानी कि आर्थिक सहयोग इकोनॉमिक कॉरपोरेशन दोस्तों, बिस्ट इकोनॉमिक कॉरपोरेशन था। ठीक है, जिसमें कौन कौन से सदस्य राष्ट्र थे, बंगाल, भारत और श्रीलंका और थाईलैंड दोस्तों। फिर उसके बाद 1997 में म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिम्स्ट यानी बिम्स्ट ईसी कर दिया गया है, यानी कि एक तरह से इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कर दिया गया। उसके बाद क्या हो गया कि 2004 में नेपाल और भूटान भी इसके सदस्य राष्ट्र बन गए, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, बिम्स्टेक, यानी कि बंगाल ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन कर दिया गया दोस्तों। तो आपको शायद इसके इतिहास के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया होगा कि पहले 1997 में इसका जब इस अस्तित्व में आया तो 1997 में बैंकॉक घोषणा हुई थी, जिसके माध्यम से यह अस्तित्व में आया। और पहले सिर्फ और सिर्फ यह 4 सदस्यीय संगठन था, जिसमें क्या कौन कौन से देश थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर 1997 में इसमें एक देश और शामिल हुआ, कौन सा, म्यांमार शामिल हुआ। फिर उसके बाद 2004 में नेपाल और भूटान ने जब शामिल हुआ तो इसका पूरा नाम बन गया बिम्स्टेक बन गया दोस्तों। अब आपको आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है, बिम्स्टेक का गठन करने का उद्देश्य क्या है, तो क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास के लिए वातावरण तैयार करना। क्षेत्र में क्या करना है, तीव्र आर्थिक विकास के लिए हेतु वातावरण तैयार करना
और इतना ही नहीं, सहयोग और समानता की भावना विकसित करना। किसमें? ये जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं इनको अपने एक दूसरे के साथ सहयोग और समानता की भावना विकसित करना है। जो भी काम होगा इस संगठन में इन सभी सदस्यों के सहमति से ही काम होगा। आप ये समझिए, इसमें जितना भी उद्देश्य निहित है, इसमें सभी सदस्य जितने हैं उन सभी का उद्देश्य एक ही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को भी बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक रूप से सहायता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और नेक्स्ट बात की जाती है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में हमें एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करना है। कौन कह रहा है? ये सदस्य राष्ट्र कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी एक दूसरे के सहयोग करेंगे। इतना ही नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। इस संगठन का जो उद्देश्य है आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं बिम्स्टेक के सिद्धांत क्या है। बिम्स्टेक के सिद्धांत, यह सिद्धांत जो भी यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको आंसर राइटिंग करना होगा तो ऐसे सिद्धांत की आपको चर्चा करना होगा बिम्स्टेक से संबंधित यदि क्वेश्चन आता है तो। इसमें कहा गया है कि समान संप्रभुता, हम एक दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखेंगे और इतना ही नहीं, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखेंगे। जितना अपना क्षेत्रीय संगठन है, मतलब कि भारत अपना क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखेगा। और जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे आपका एक तरह श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये सारे सदस्य राष्ट्र अपनी समान संप्रभुता यानी कि समान एक दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता रखेंगे और आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे एक दूसरे के। तो बिम्स्टेक के जो सिद्धांत है कि आंतरिक मामलों में भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से हम काम करेंगे। जो भी काम होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी उद्देश्य हम तैयार करेंगे उसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रूप में हम काम करेंगे और पारस्परिक लाभ पर भी हम काम करेंगे। और नेक्स्ट बातें कही गई है कि सदस्य देशों के माध्यम से अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प भी हम प्रदान करेंगे दोस्तों। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि बिम्स्टेक के क्या क्या सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो लोग भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आंसर राइटिंग में ऐसे ही चीज़ें लिखा जाता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इनके और आगे के बारे में कि इसमें क्या क्या क्षमताएं हैं। क्षमता की बात करें तो यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के साथ क्या करता है, एक सेतु का काम करता है तथा इन देशों के सुदृढ़ आपसी संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इतना ही नहीं, यह क्या करता है, इन देशों जो सदस्य राष्ट्र हैं के सदस्य सुदृढ़ आपसी संबंधों का भी प्रतिनिधित्व काम करता है। और साथ ही साथ सार्क और आसियान के सदस्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट इसकी क्षमता है बिम्स्टेक की, संगठन में सदस्य देशों की तुलना या जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है, जो कि वैश्विक आबादी की 22% है। अगर हम वैश्विक आबादी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सदस्य राष्ट्र जितने भी हैं इन सभी की जनसंख्या देख सकते हैं, तो कुल वैश्विक रूप से 22% आबादी हैं इन सदस्य देशों को मिलाकर।
नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करें तो 3.5 ट्रिलियन जीडीपी की संयुक्त अर्थव्यवस्था के साथ बिम्स्टेक देश के पिछले 5 वर्षों से औसतन क्या है 6.5% विकास की दर की ओर से बनाए रखा हुआ है। तो एक तरह से अगर हम 2018 के आंकड़े के अनुसार देखें तो जो सदस्य राष्ट्र हैं, सभी सदस्य राष्ट्र की संयुक्त अर्थव्यवस्था को यदि हम देखें तो इनकी जो जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन है और 5 वर्षों से 6.5% के विकास दर से ये अपने आप को बनाए रखे हैं। नेक्स्ट बात की जाती है दुनिया के कुल व्यापार का एक चौथाई हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है। आप अगर आंसर राइटिंग में इस पॉइंट को लिख देते हैं तो आप सोचिए कि आपका कितना अच्छा आंसर हो सकता है कि दुनिया के जो बिम्स्टेक सदस्य हैं उनके दुनिया के कुल व्यापार का एक चौथाई हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से हुई होकर जाता है। अगर आप इसको लिख दिए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो होगा, आपका जो आंसर राइटिंग हो या आंसर का मॉडल होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। बात करते हैं इसमें कि महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएं क्या हैं, जो बिम्स्टेक के साथ संपर्क परियोजनाएं क्या हैं, जो उनके सदस्य हैं उनके साथ क्या क्या परियोजनाएं हैं। कला दान मल्टी मॉडल परियोजना, आपको इस बात को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि कला दान मल्टी मॉडल परियोजना, यह परियोजना किसके साथ जोड़ती है, भारत और म्यांमार के साथ जोड़ती है। कौन सी परियोजना है, कला दान मल्टी मॉडल परियोजना। आगे चलकर मैं इन सारी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। नेक्स्ट है एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग। एशियाई त्रिपक्षीय, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप यानी कि 3 पक्षी की राजमार्ग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 3 देश तो होना ही चाहिए। तो कौन कौन से देश हैं, म्यांमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है, एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग। एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग म्यांमार से होकर भारत जाएगा और भारत से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, थाईलैंड पहुँचेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश, भूटान और भारत और नेपाल की भी एक समझौता हुआ है, इसके बारे में आइए देखते हैं। एक बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, जिसे बोला जाता है BBIN यानी कि मोटर वाहन समझौता। मोटर वाहन समझौता किन देशों के बीच हुई है, BBIN। B फॉर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट B फॉर क्या हो जाएगा आपका, भूटान, और I फॉर इंडिया, N फॉर क्या हो जाएगा, नेपाल। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर इन परियोजनाओं के बारे में भी आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करते हैं तो आप ये समझिए कि आपका आंसर बहुत बेहतर होने वाला है, इससे अच्छा आंसर कोई नहीं लिख सकता। ठीक है, मोटर वाहन या यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह के लिए काम करते हैं यह परियोजना, यह समझौता। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं भारत के लिए बिम्स्टेक इतना महत्व क्यों रखता है। बिम्स्टेक भारत के लिए इतना महत्व क्यों रखता है, पहली चीज़ें हैं, यह भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। बिम्स्टेक जो है भारत को 3 प्रमुख नीतियों के साथ आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। तो पहली चीज़ें क्या है, पहली नीति क्या है, नेबरहुड फर्स्ट। तो भारत क्या करता है, देश की सीमा के नज़दीकी के क्षेत्रों की प्रधानता भारत क्या करता है, नेबरहुड यानी कि ब्रदरहुड की भूमिका निभाता है। भारत क्या चाहता है कि जो भी हो सब हमारे पड़ोसी देशों के साथ होना चाहिए और हम बड़े भाई की भूमिका निभा सकें। किसी को भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसको हम सहायता भी दें, और इतना ही नहीं, जो भी हमें आयात निर्यात करना है इन्हीं देशों के साथ हम करना चाहेंगे। नेक्स्ट बात आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत को दक्षिण पूर्व एशिया की ओर से यह जोड़ता है, पूर्व की ओर देखो, इसके बारे में अलग क्लास लेकर आऊँगा तो यहाँ पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। नेक्स्ट बातें आती हैं भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास है,
भारत के जो पूर्वोत्तर आर्थिक राज्यों का विकास है वो इन देशों के साथ ज़्यादा संबंध बनता है या इन देशों के साथ ज़्यादा सहयोग हो सकेगा। इसलिए यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का, पूर्वोत्तर राज्य में आपका कौन कौन सा आ सकता है, जैसे कि नागालैंड हो सकता है, मणिपुर हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल म्यांमार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है राज्यों को बांग्लादेश, म्यांमार और मध्य माध्यम से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को जोड़ना भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इसमें और क्या कहानी कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी के आसपास, बंगाल की खाड़ी के आसपास देशों में चीन के बिल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभाव से भारत को मुकाबला करने का अवसर देता है। देखो, बंगाल की खाड़ी के आसपास जो क्षेत्र हैं उनके वजह से जो चीन है, चीन की एक परियोजना है, ठीक है, चीन बोलता है कि वन बेल्ट वन रोड की बात करता है कि बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव में जो विस्तार चीन लगातार करते जा रहा है उसके प्रभावों को कम करने के लिए भारत को यहाँ अवसर प्रदान करता है। इसलिए भी यह बिम्स्टेक जो होता है भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतभेद बने रहते हैं, जो मतभेद के कारण है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि सार्क जो है महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने का एक नया मंच प्रदान करता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। जो सार्क है, सार्क में क्या है, सार्क में पाकिस्तान भी सदस्य है, तो पाकिस्तान और भारत की आपस में बनती नहीं है। अब मान लो भारत को जो अन्य देश हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और भूटान वगैरह ये सब बांग्लादेश हैं, इन सभी देशों के साथ यदि बात करना है, कोई समझौता करना है तो बिना पाकिस्तान के तो हो नहीं सकता है सार्क सदस्य। इसलिए भारत चाहता है कि ठीक है, हम सार्क संगठन में कोई बैठक नहीं करेंगे, इसमें कोई बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि वही जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान को छोड़कर बिम्स्टेक में भी तो सदस्य हैं, क्यों ना हम यहाँ पर सारी अपनी चर्चाएं करें और अपनी सारी नीतियाँ हम यहाँ पर बनाएं। इसलिए भारत के लिए बिम्स्टेक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सार्क संगठन जो है यहाँ पर महत्वहीन हो जा रहा है। उसका एक कारण है भारत और पाकिस्तान के आपसी विवाद के कारण। नेक्स्ट दोस्तों आइए बात करते हैं कि सहयोग के क्षेत्र में बिम्स्टेक क्या करता है। सहयोग के क्षेत्र में बात करें तो व्यापार और निवेश में भी काम करेंगे हम, फिर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम काम करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, परिवहन और संचार के क्षेत्र में काम करेंगे, पर्यटन में हम काम करेंगे, मत्स्य पालन में हम काम करेंगे यानी कि सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच में, और कृषि के क्षेत्र में हम सहायता और सहयोग करेंगे, सांस्कृतिक रूप से हम सहयोग करेंगे, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे चीज़ों पर भी हम काम करेंगे, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में भी हम काम करेंगे, और लोगों के बीच आपसी संपर्क बनाए रखेंगे, और गरीबी उन्मूलन पर भी हम ध्यान देंगे। और इतना ही नहीं, जो कि हमारे लिए ही नहीं, भारत कहता है हमारे ही लिए नहीं, बल्कि आप सभी लोगों के लिए, आप जितने लोग भी हैं सभी लोगों के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आतंकवाद है। आतंकवाद को हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों से निपटाने का प्रयास करेंगे, बल्कि हम साथ ही साथ पहले सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोग मिलकर आतंकवाद का निपटान करेंगे और इसका खात्मा करेंगे दोस्तों। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा इतने सारे पॉइंट। आइए जानते हैं कि बिम्स्टेक में आखिर चुनौतियां क्या हैं दोस्तों। बिम्स्टेक में आखिर चुनौतियां क्या है। सार्क की तरह ही बिम्स्टेक भी द्विपक्षीय तनाव से नहीं बच पाया। सार्क की जैसे ही बिम्स्टेक जो है यह भी द्विपक्षीय तनाव के बीच से नहीं बच पाया। इसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से द्विपक्षीय तनाव बना रहता है। इसलिए यहाँ पर एक चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। जैसे अगर हम बात करें बैठकों में निरंतरता का अभाव की बात करें तो वाकई में जो है बैठकों में निरंतरता का अभाव देखने को पाया गया है। किसमें? बिम्स्टेक में। कहा जा रहा है कि बिम्स्टेक ने प्रति 2 वर्ष में शिखर सम्मेलन, प्रति वर्ष मंत्रिमंडल बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी। पहले बिम्स्टेक ने कहा था कि बिम्स्टेक संगठन ने कहा था कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्षों में शिखर सम्मेलन करेंगे और इतना ही नहीं
प्रतिवर्ष जो मंत्री स्तरीय बैठक, देखो सदस्य राष्ट्र के अध्यक्षों के साथ तो हमारी प्रतिवर्ष 2 वर्ष में हो जाएगी बैठ शिखर सम्मेलन, लेकिन जो मंत्री स्तरीय बैठक होगा उसमें हम प्रतिवर्ष करेंगे। लेकिन 2018 तक 20 वर्षों में सिर्फ चार और 4 ही शिखर सम्मेलन हुए हैं। 2018 तक यदि हम बात करें, 1997 में जब इसका गठन आया, जब यह अस्तित्व में आया, तो उसके बाद से लेकर 2018 तक अभी तक में सिर्फ और सिर्फ 4 ही शिखर सम्मेलन हो पाए। इसका मतलब है यह अप्रासंगिक हम कह सकते हैं, इतना ज़्यादा इसमें प्रासंगिकता हमें दिखाई नहीं देती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अपनी राय ज़रूर व्यक्त किया करें आपको बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक ही नहीं बल्कि जितने भी संगठन आपको कवर करवाए जा रहे हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और नोट्स भी अगर आप चाहें तो प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए, अगर आप नोट्स बनाने में कंजूसी कर पा रहे हैं, तो आप हमें क्या करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा 89 20 340 192। दोस्तों हम आपको, यानी कि मैं और मेरी टीम, जो भी आपको एक तरह से आपका फ़ोन देखेगा, आपकी व्हाट्सअप देखेगा, आपको सारे PDF आपको शेयर कर देगा। आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको लिखना होगा कि इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करने पर आप लिख दीजिएगा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नोट्स लिख दीजिएगा, ताकि आप हमें समझ में आ सके या हमारी टीम को समझ में आ सके कि आप किस नोट्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि नोट्स तो कई इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं दोस्तों। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने राय को व्यक्त किया करें। आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, यह एक थोड़ी सी आपसे शिकायत है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। टेक केयर ऑल ऑफ यू।